अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कक्षा 9 विषय हिंदी, इकाई 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म सन 1911 ईस्वी में और निधन सन 1987 ईस्वी में हुआ। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहु चर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। इनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसिया यानी के कुशीनगर में हुआ था। बचपन का 1911 से 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से BSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा था। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अग्नेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वारा काव्यकृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर शरण भर, बावरा अहेरी, अरी की करुण प्रभावक उनकी प्रमुख रचनाएं रही। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। वह उपन्यास 1940 ईस्वी में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। वह लीड पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती। बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। यहाँ पर हमने इस पाठ से संबंधित कुछ टॉपिक्स और लेखक के परिचय के बारे में समझा। इसके बाद वाले वीडियो में हम पूरे पाठ को समझेंगे। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं थे वह बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता था। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुँह काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता था कि गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुँह काला। इसके आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंपें लाकर उन पर मिट्टी का तेल उंडेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल कर गाने लगा, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुँह काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए और जलने लगे। अब देखिए यहाँ पर वो अपने विदेशी कपड़े जो होते हैं वो भी उतार देता है और जो 2-4 मोटे से कपड़े उसके पास देसी है वही कपड़े वो पहनता है और बाहर घूमने मिलने जाना उस वो छोड़ देता है। इसी तरह
माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे, तो उस वक्त घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोर कर एक खुली जगह ढेर लगाकर उसमें आग लगा देता है। आग एकदम भभक उठती है और वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगता है, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुँह हो काला। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर ने के गाल भी मानो विदेशी हो जाते हैं, जलने लगते हैं। लेकिन ढेर राख हो गया था, सारे कपड़े जलकर खाक हो गए थे। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आ जाती है और नई भी। वह देखने लगा कि उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। यह भी कि वह सेसल से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जो है, वो जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, वह भी अमेरिकन मिशनरी था, जो पढ़ाता चाहे कुछ भी हो, पर इंग्लिश उसे सिखाता रहता था। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो जाती है। उसे नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ हो जाता है। पुरानी बातें भी वो याद करता है और आज की नई बातें भी वो याद करने लगता है। वह देखता है कि और उसे याद भी आता है कि उसके पिता जो है, वो अपने भाइयों से अंग्रेजी में ही बात करने को कहते हैं। यानी कि घर में जब वो अपने भाइयों से हिंदी में बात करता है, उसे सिर्फ अंग्रेजी में बात करने को कहा जाता है और सेसव से ही अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी वह सीख रहा है। उसकी पहली आया जो थी, यानी जो पहले ही बचपन से संभालती थी, वो भी एक ईसाई थी और वह सिर्फ अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु जो है, वो गुरु भी एक मिशनरी था, जिसके साथ उसे दिन रात बिताना होता था। हर वक्त वह उसके साथ ही गुजारता था। वह भी एक अमेरिकन मिशनरी था, जो इंग्लिश ही बोलता था और इस तरह से वो बचपन से ही अंग्रेजी के प्रति अंग्रेजी ही बोलने लगा था। अभी वो हिंदी देखे बोलना सीख रहा है। उसे हिंदी बोलने के लिए जो एक तरह देश के प्रति सम्मान रखा है, उसने देश के प्रति उसकी जो लगाव है, इस वजह से वह हिंदी बोलना भी अब सीख रहा था। दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है तो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा था, जिसे मैं घृणित समझता हूँ। उसी विदेशी को माँ कहने को अबाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। अब देखिए, वो जो है हिंदी का शौक़ रखा था, इसीलिए वह हिंदी भी पढ़ने लगता है और जो अंग्रेजी बोलता था, वो अंग्रेजी शब्दों में से जब बातचीत करता था हिंदी में, उस वक्त वो अंग्रेजी शब्दों को निकालता था और वहाँ पर हिंदी शब्दों को ऐड कर देता था। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ कर दिया। जीवन में देखे हुए एकमात्र लेख की स्मृति अभी ताज़ी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई तो नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है। अनवरत कताई और बनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे करना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य का स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जहाँ वह जाता, उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती थी, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उनका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने।
शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होना यानी शेखर की ओर अपना मुख करना, अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वो अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा क्योंकि उसने अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछा था। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझक रहा था। अब देखिए यहाँ पर पिता की उपस्थिति में हो सकता है वह उत्तर नहीं दे रहा था उस लड़के को, क्योंकि वह पिता की उपस्थिति में झिझक रहा था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं है। उसने तनिक और रोब में कहा, माय नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा और उत्तर कोई नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पर शेखर जो है वो कोई उत्तर नहीं दे रहा, जो कि वो अंग्रेजी बोलना जानता है, पर अगर उसके पिता वहाँ पर उपस्थित, उस प्रश्न का उत्तर वह हिंदी में देता, पर वहाँ पर उसके पिता उपस्थित थे, इसीलिए वह खामोश हो जाता है। पिता के कुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या फिर उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। जब उसके पिता उसे बोलते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, उस वक्त ट्रेन आ जाती है, जिस वजह से वह उत्तर देने से या फिर उत्तर न देने की गलती से या फिर वहाँ पर अपने पिता को उत्तर देने से बच जाता है। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। देखें, यह जो अंश है एक जीवनी उपन्यास का पहला भाग लिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।